हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपने पिछला सेशन एंजॉय किया होगा जहां पे मैंने आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेशन 1 दिया था। मैंने आपको कहा था बच्चों कि मॉडरेट क्वेश्चंस का लेवल लेके आ रहा हूं आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको सीरियसली एक लेवल ऊपर की तैयारी करनी पड़ेगी आपके आने वाले पेपर नर्मदा एंड कल्चर, ठीक है, रोड एंड बिल्डिंग एंड जीपीसीबी के लिए। नाउ आज का ये वीडियो इसी सीरीज को आगे ले आते हुए सेकंड सेशन है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। ये पूरा सीरीज जो आज लेके आया हूं आपके लिए एनवायरमेंटल का, ये ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर तक चलेगा। इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, देन अगला सब्जेक्ट आपके लिए आ जाएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का बच्चों। ठीक है, पूरा का पूरा सेशन देखो, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो सकता है आपका आने वाला पेपर जो है, ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर उसमें यही क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाए बच्चों, एज इट इज। ठीक है, जीपीएससी का इतिहास रहा है कि क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस बच्चों वहां पे। तो बेटा अगर आपको रेगुलर बैचेस में एनरोल करना है, जो अभी नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप जाके उसको फिल करिए। मेरी टीम आपको बहुत ही जल्द कांटेक्ट कर लेगी बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। नाउ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहां से और देखते हैं कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस को बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर बेड इन अ हॉस्पिटल इज। नाउ अगर मैं बात करता हूं हॉस्पिटल में, अगर हमको वाटर रिक्वायरमेंट देखना है कि भैया एक दिन में एक बेड पे कितना पानी का रिक्वायरमेंट होता है, कितना होता है बेटा? 135 लीटर? नहीं सर, ये तो नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पस के लिए है। 45 लीटर? नहीं सर, ये तो होता ही नहीं है। 270 लीटर? ये तो सर ओवरऑल रिक्वायरमेंट होता है पूरे पानी का। तो सर हॉस्पिटल में एक दिन में एक बेड पे कितना पानी का रिक्वायरमेंट पड़ता है? तो 340 लीटर्स का एक दिन में रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में हमको? द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर फॉर एन एवरेज इंडियन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड इज। देखिए, अगर मुझे कहा जाता ना कि भैया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बताओ कि एक दिन में कितना पानी का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है पर कैपिटा को, तो वो कितना हो जाता? 135 लीटर पर कैपिटा पर डे हो जाता। हाँ या ना? बट अगर कोई ये बोल दे कि भाई कोई इकोनॉमिकली साउंड व्यक्ति है जिसका पैसा बहुत है, ठीक है, पैसा बहुत है, उसको आपको रिक्वायरमेंट बतानी कि भाई उसके घर में एक दिन में एक बंदा कितना पानी इस्तेमाल करता होगा, तो नियरली कितना करता होगा बेटा? 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे। और नॉर्मली हम लोग कितना ले लेते हैं? 200 लीटर पर कैपिटा पर डे का लिया जाता है। तो अब यहां पे क्वेश्चन में बोला क्या था? उसने बोला था भैया आपको वाटर डिमांड बतानी किसके लिए? एवरेज इंडियन के लिए। अब एवरेज इंडियन में भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं आने वाला। अगर इकोनॉमिकली वीकर बोलता तो 135 को टिक करते। ये गलती आप करके आओगे एग्जाम में और 1 मार्क्स अपना लॉस करके आओगे वहां पे, साथ में नेगेटिव भी करके आ जाओगे 0.33 का। तो ऐसा नहीं करना है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे का। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन बोलता है बेटा हमसे कि वाटर फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, यानी ऐसा कौन सा सोर्स है जहां पे हमको इंप्योरिटी फ्री वाटर मिले। देखते हैं आइए कि करके ऑप्शंस को। लेक में तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि लेक में रुका हुआ पानी है। अगर रुका हुआ पानी है तो कभी भी साफ हो ही नहीं सकता, उसके अंदर तो इंप्योरिटी भर के मिलेगी आपको। तो लेक तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा क्या सकता है? रिजर्वॉयर मतलब जैसे हमारे डैम्स वगैरह होते हैं। अब डैम में भी करते क्या हम लोग? पानी को रोक के ही रखते हैं। अगर पानी को यहां पे भी रोक के रखा है बेटा, तो यहां पे भी डेफिनेटली इंप्योरिटीज तो होंगी ही होंगी, तय है। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन होता है रिवर। नाउ कई बार बच्चा ये गलती करके आता है पेपर में, जब पूछा जाता है ना कि ऐसा एक सोर्स बताइए जहां से हमको इंप्योरिटी फ्री वाटर मिल जाए, तो बच्चा रिवर टिक करके आता है, बोलता है बहता हुआ पानी है तो ये साफ पानी ही होगा। नहीं भैया, इसमें सबसे ज्यादा इंप्योरिटी होगी। क्यों होगी? जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या करता है? ये अपने साथ साथ में जितनी सॉइल होती है ना, उनको इरोड करता हुआ लेके जाता है। और जब इरोड करता हुआ लेके जाएगा तो यहां पे सबसे ज्यादा इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी इस पानी के अंदर, जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में होंगी। किस फॉर्म में? सस्पेंडेड फॉर्म में। तो यहां पे पानी एकदम साफ नहीं मिलने वाला आपको। लास्ट सर स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग जरा ध्यान से देखिएगा। स्प्रिंग का एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। ये मेरे पास पूरा का पूरा एक वाटर बॉडी है और इस तरफ पूरे में पानी भरा हुआ है लाइक दिस। अब क्या हुआ? किसी भी कारण से, मैं बोलता हूं कोई भी कारण से यहां पे क्रैक डेवलप हो जाए, यहां पे क्रैक डेवलप हो जाए। अच्छा, मैंने कहा क्रैक डेवलप हो जाए, मैंने ये नहीं कहा ये पूरा का पूरा ऑब्स्ट्रक्शन जो पहाड़ के फॉर्म में था, ये पूरा का पूरा 2 हिस्सों में टूट के अलग हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैंने ये कहा है अगर कोई क्रैक डेवलप हो जाए तो क्या होगा? जितना पानी इस तरफ भरा हुआ है वो यहां से निकलना शुरू हो जाएगा नेचुरली।
अब जब ये नेचुरली निकलना शुरू होता है तो इसी को हम लोग कह जाते हैं स्प्रिंग। और इसका लाइव एग्जांपल है, जितने भी आपके वाटरफॉल्स हैं सारे के सारे एग्जांपल्स स्प्रिंग के ही हैं। तो सबसे बेस्ट पानी जो आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मिलेगा वो कहां से मिलता है? आपको स्प्रिंग से मिलेगा, जिसमें इंप्योरिटीज ना के बराबर होती हैं। तो ऑप्शन डी सबसे अच्छा था यहां पे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज स्प्रिंग। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the most appropriate answer using the code given below. Now क्या क्या दिया हुआ है हमको? आर्ली पीक डिमांड मांगता है हमसे, डेली पीक डिमांड मांगता है, मंथली पीक डिमांड मांगता है एंड ईयरली पीक डिमांड मांगता है हमसे। एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होता है ये। नाउ अगर मैं बात करता हूं आर्ली पीक डिमांड का, तो आर्ली पीक डिमांड किसके बराबर होगा भैया? आर्ली पीक डिमांड होगा बेटा 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, 2.7 टाइम्स बोलिए, 270% बोल दीजिए, बात एक ही है। अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2.7 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगला डेली पीक डिमांड इज, नाउ डेली पीक डिमांड इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड में कितना होता है? 1.8 टाइम्स होता है या 180% हो जाएगा। तीसरा क्या बोलते हैं भैया? मंथली पीक डिमांड। अब मंथली पीक डिमांड की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 1.28 टाइम्स या 128%। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ईयरली पीक डिमांड। ये कितना हो जाएगा? 100% ऑफ एवरेज डिमांड, दैट इज 1 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 2143, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ अमोनियम आयंस टू कन्वर्ट टू नाइट्रेट आयंस। अगर देखिए हम लोग क्या करते हैं भैया, हमारे पास अमोनियम आयंस हैं, 1 मोल का अमोनियम आयन है हमारे पास, और उसको कन्वर्ट करना है नाइट्रेट में, तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे ये मांगता है हमसे ये। चलिए देखते हैं इसको, आइए। NH3 plus 2 moles of O2 will give you HNO3 plus H2। नाउ आपके पास अमोनियम आयंस थे, अमोनियम आयंस, अब इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना था तो आपने क्या कर दिया? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया इसके बाद, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। ओके, नाउ कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगे? तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगे। करेक्ट आंसर क्या था भैया? ऑप्शन ए 2 मोल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो जीपीएससी ना वैसे भी आपसे कोई ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछने वाली जिसमें आपको ना भर भर के कैलकुलेशन करना हो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर ही अलाउड नहीं होते। अब जो कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देगा भी नहीं कि आपको भैया पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जीपीएससी के अंदर। इजी मतलब अगर पढ़ा है तो इजी, नहीं पढ़ा तो भैया कुछ भी इजी होने वाला है नहीं आपके लिए। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो आपको पूछता है बेटा, क्या बोलता है? द क्लोराइड कंटेंट ऑफ ट्रीटेड वाटर फॉर पब्लिक सप्लाई शुड नॉट एक्सीड। नाउ क्लोराइड पूछा है, क्लोरीन मत टिक कर देना यहां पे गलती से भी, क्लोरीन की लिमिट मत टिक कर देना। क्यों? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्लोराइड कंटेंट एंड क्लोरीन कंटेंट। ओके, ना अगर क्लोराइड के बारे में पूछते हैं तो क्लोराइड लिमिटेड है कहां तक? 250 मिलीग्राम पर लीटर तक क्लोराइड लिमिटेड है फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया? 250 ppm। बहुत सारे डायरेक्टली क्यों बता दिए भैया? इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दिया हुआ है डायरेक्ट लिमिट फॉर क्लोराइड कंटेंट। ओके, तो यहां पे कोई डिस्कशन का सवाल ही नहीं उठता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछता है आपसे, क्या पूछता है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ रैपिडली ग्रोइंग सिटी मे बी एस्टिमेटेड बाय। नाउ ऑप्शन देता है बेटा यहां पे अरिथमेटिक मीन मेथड, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड एंड ग्राफिकल कंपैरिजन मेथड। नाउ अगर आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया है या आपने कभी मुझे सिर्फ सुना होगा ना अगर एनवायरनमेंट पढ़ाते हुए भी, तो आपको पता होगा मैंने बताया है ये चीज क्या। अरिथमेटिकल मीन मेथड कहां पे यूज होता है? ये पुरानी सिटीज के लिए यूज होता है जहां पे ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है, कह सकते हैं बहुत स्लो रेट से वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। वहां पे हम लोग यूज करेंगे कौन सा मेथड बेटा? अरिथमेटिकल मीन मेथड ओल्डर सिटीज के लिए। नाउ अगला आता है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मेथड। ये क्या होता है? ये पूरा पूरा बेस्ड है किस पे? कंपाउंडिंग पे बेस्ड। जब भी कोई चीज कंपाउंडिंग पे बेस्ड होती है इसका मतलब क्या है? वहां पे ग्रोथ रेट बहुत तेजी से हो रहा होगा। ठीक है, वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। इसी वजह से इसको यंगर सिटीज के लिए हम लोग लेते हैं। यंगर सिटीज के लिए हम लोग
ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मेथड को यूज करते हैं। नाउ तीसरा आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। जब आपको कोई भी सिटी मेंशन नहीं होती, तो जब इंटरमीडिएट काम करना है तो ओल्डर एंड यंगर के बीच में आप काम कर सकते हैं ये वाला। ओके तो आपसे पूछा गया था रैपिडली ग्रोइंग सिटी के लिए बताइए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किससे करेंगे? डेफिनेटली ज्योमेट्रिक ग्रोथ मेथड से। ओके सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा आपसे, वो क्या पूछता है? द मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस शुड नॉट एक्सीड। नाउ टोटल सॉलिड कंटेंट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि आपसे मांग रहा है भैया टोटल सॉलिड्स कितने होते हैं पानी के अंदर। अगर आपको पता हो तो इसकी जो डिजायरेबल लिमिट है वो होती है 500 मिलीग्राम पर लीटर तक, और परमिसिबल होती है 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक का। ये इसकी डिजायरेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट है। हमसे क्या पूछते हैं भैया? द मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी पीने के पानी के लिए मांग लिया। पीने के पानी के लिए मांग लिया मतलब भैया डिजायरेबल लिमिट ही मांगी है इसने। ठीक है तो कितना हो जाएगा? 500 ppm इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि 500 मिलीग्राम पर लीटर होता है। बोलते मिलीग्राम पर लीटर और ppm बराबर है। हाँ इन केस ऑफ वाटर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा हमसे? बोलता है द मैक्सिमम परमिसिबल क्लोरीन कंटेंट फॉर पब्लिक सप्लाई शुड बी बिटवीन। नाउ क्या बोलता है? मैक्सिमम परमिसिबल क्लोरीन कंटेंट बताना है आपको किसके अंदर? जो पब्लिक सप्लाई कर रहे हैं हम लोग पानी का, कितना होता है वहां पे? 0.3 to 0.4 ppm का क्लोरीन होना चाहिए उस पानी के अंदर। ठीक अगेन डायरेक्ट वैल्यू फ्रॉम दी आईएस कोड, तो यहां पे ज्यादा इसका डिस्क्रिप्टिव वे में इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है आइए अगला मस्त क्वेश्चन पूछा है भाई यहाँ पे। मस्त क्वेश्चन मतलब देख के तुरंत आंसर करने वाला। द बैक्टीरियाज विच रिक्वायर ऑक्सीजन। देखो जिन बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन लगता है वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। कैसे? एरोबिक बैक्टीरिया। जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती वो होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। कैसे? एनएरोबिक बैक्टीरिया। और जो इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया काम कर लें उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। क्या कहते हैं उनको? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। नाउ क्या बोलता है यहां पे? बोलता है द बैक्टीरियाज व्हिच रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल इज नोन एज। कौन से बैक्टीरिया होंगे भैया? एरोबिक बैक्टीरिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि इन्हीं को ऑक्सीजन लगेगा। हाँ या ना? ठीक है नाउ अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या बोलता है? एरोबिक बैक्टीरियाज फ्लरिश इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है भाई। अगर एरोबिक बैक्टीरिया को आपने फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दो तो फ्लरिश करेगा ही करेगा भाई, अपना जीवन अच्छे से गुजारेगा। अगला कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड। यही तो काम होता है बेटा एरोबिक बैक्टीरिया का। क्या कि भाई यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, खाता है उसको, उसके लिए वो फूड की तरह बिहेव करता है। कौन? ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फूड की तरह बिहेव करता है। किसके लिए? एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। तभी तो खा के उसको डिकम्पोज करता है। ठीक है तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला बोलता है ऑक्सीडाइजेस ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। यही तो काम है भैया, सीवेज के अंदर हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों करते हैं? ताकि एरोबिक बैक्टीरिया क्या करे? उसको डिकम्पोज करना शुरू करे, उसको ऑक्सीडाइज करना शुरू करे। ठीक है तो ये भी पॉइंट सही है भैया, ये भी पॉइंट सही है। क्या ऑप्शन करेक्ट बेटा? ऑल ऑफ द अबव। नाउ यार एक चीज मैंने बड़ा अच्छे से देखा हुआ जीपीएससी के अंदर भी और बाकी छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी, जैसे एसएससी जेई वगैरह हो गया। ठीक है क्या अगर ऑल ऑफ द अबव आया ना तो देयर इज अ फेवरेबल चांस दैट वो वाला ऑप्शन जो ऑल ऑफ द अबव है वो करेक्ट हो। क्यों? 60% केसेस में ना, 60 to 70% केसेस में अगर ऑल ऑफ द अबव आया तो वही करेक्ट होने वाला है, तय है ये। क्योंकि इन एग्जाम्स में क्या होता है ना, ज्यादा टफ ऑप्शन देते नहीं है। हाँ ये एग्जाम अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता, गेट का एग्जाम होता, तो ऑल ऑफ द अबव कभी दिखाई नहीं देता आपको, और दिखाई देता तो भी हम उसको ये नहीं मान सकते कि वो सही ऑप्शन है। ठीक है क्योंकि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होते हैं उनके सारे ऑप्शन अपने आप में एक अलग ही तरीके का पूरा उसके बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है बट अगर जीपीएससी बोलता है, एसएससी जेई बोलता है, आरआरबी जेई बोलता है ऑल ऑफ द अबव, तो देयर आर फेवरेबल चांस दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? Which one is not the effect of the presence of iron oxide in water? यानी अगर आयरन ऑक्साइड पानी के अंदर प्रेजेंट है तो उसका कौन सा इफेक्ट नहीं है इसमें से? सबसे पहला कॉजेज रेड कलर इन वाटर, होता ही होता है। ठीक है इंक्रीजेस कोरोसिवनेस, ये भी करता ही करता है। अगर आयरन प्रेजेंट हो तो कोरोसिवनेस ना हो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। इंक्रीजेस हार्डनेस, डेफिनेटली हमने पढ़ा हुआ है कि हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की वजह से तो होती है। आयरन, मैंगनीज वगैरह से भी होती है हार्डनेस। ठीक है तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है।
कॉजेस टॉक्सिक इफेक्ट, ये नहीं होता, कॉजेस टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता। क्यों? टॉक्सिक के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए भैया? हीलियम, बेरियम, रेडियम, ये सब प्रेजेंट होना चाहिए पानी के अंदर, तब जाके टॉक्सिक इफेक्ट वगैरह आएगा। ठीक है, बट ये सब तो है नहीं। लेड अगर प्रेजेंट होता तो टॉक्सिक इफेक्ट आता। ठीक है, बट ये सब तो है ही नहीं यहाँ पे। तो उससे पूछा था विच वन इज नॉट द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन वाटर? ऑप्शन डी। ठीक है, आयरन की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता पानी के अंदर, टॉक्सिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो पूछता है बेटा हमसे, वो क्या पूछता है? कलर ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ। नाउ कलर को किस में हम लोग मेजर करते हैं? अगर आपको यूनिट पता हो तो हम लोग मेजर करते हैं उसको या तो हेजन यूनिट में मेजर करेंगे, या तो हेजन यूनिट में मेजर करेंगे, और उसको मेजर करते हैं किस में बेटा? ट्रू कलर यूनिट में। किस में? टीसीयू में, ट्रू कलर यूनिट में। नाउ यहां से तो समझ में नहीं आता कि भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, बट अगर आपको याद हो डेफिनेशन, अगर आपको याद है किसकी, कि भैया 1 हेजन यूनिट या 1 ट्रू कलर यूनिट किसके बराबर होता है, तो अगर याद है तो क्या होता है भैया? ये इक्विवेलेंट होता है 1 मिलीग्राम ऑफ प्लैटिनम कोबाल्ट आयन dissolved in 1 liter of distilled water, dissolved in 1 liter of डिस्टिल्ड वाटर। यानी अगर 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर 1 मिलीग्राम प्लैटिनम कोबाल्ट आयन आपने डाल दिया, तो जो कलर बनेगा वो 1 हेजन यूनिट या 1 ट्रू कलर यूनिट को करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल। ठीक है, सिलिका स्केल हो नहीं सकता क्योंकि वो टर्बिडिटी नापने के लिए होता है। ठीक है, तो टर्बिडिटी तो यहां पे नापनी है नहीं हमको। ठीक है, अगला बोलता है द मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस शुड नॉट एक्सीड। अभी बताया था कितना? 500 मिलीग्राम पर लीटर या 500 ppm। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था। नाउ अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे बेटा, कैलकुलेट pOH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.02 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.02 मोलर सोडियम एसीटेट। क्या क्या कंटेन कर रहा है भैया? 0.02 मोलर एसिटिक एसिड कंटेन कर रहा है एंड 0.02 मोलर सोडियम एसीटेट भी कंटेन करता है। बोलता है गिवन pKa इक्वल्स टू 4.74। बोलता है pOH फाइंड कर दीजिए। बाएं हाथ अकेले तुरंत कर देंगे। आइए, नाउ बफर सॉल्यूशन था ये, तो जो pKa है ये pH के बराबर हो जाएगा कितना? 4.74। तो मैं यहां लिख देता हूं pKa विल बी इक्वल्स टू व्हाट? pH एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4.74। नाउ हमारे पास pH है, pOH निकालना है। हमें पता है भैया pH प्लस pOH जो होता है वो होता है 14 के बराबर। pH हमारे पास, pOH निकालना है। इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 14 माइनस 4.74। ठीक है, हमें pOH मिल जाएगा। कितना मिलेगा बेटा? 9.26। दैट विल बी दी pOH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन। नाउ 9.26 ऑप्शन सी था, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज 9.26। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो पूछता है बेटा हमसे, क्या पूछता है? द परमिसिबल pH वैल्यू फॉर पब्लिक वाटर सप्लाईज में रेंज बिटवीन। यानी जो pH वैल्यू है पब्लिक वाटर सप्लाईज के लिए कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अपने क्लास के दौरान भी, और जिनको नहीं पढ़ाया उनको आज बताता हूं कि भैया पीने के पानी के जो हमारा pH रेंज होता है वो 6.5 से 8.5 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर 6.5 से नीचे हो जाएगा तो आपका एसिडिक वाटर हो जाएगा। 9.2 तक हम लोग पानी को पी सकते हैं, बट हम लोग वहां तक ले जाते नहीं है। 9.2 के बाद ज्यादा अगर पानी का pH बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? पानी बेसिक नेचर का हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? भैया जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे वहां पे इनक्रस्टेशन वगैरह होना शुरू हो जाएगा अगर pH 9.2 से ऊपर पहुंच जाता है। तो अगर pH 6.5 से नीचे आ जाएगा तो कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 6.5 से 8.5 के बीच में pH रहेगा पीने के पानी का। ओके, जब मैंने आपको वाटर डिमांड पहले पढ़ाया हुआ है जिन बच्चों को, तो उस समय मैंने आपको बोला था कि भैया मैं आपको ना सारे के सारे डिमांड्स लिखवा रहा हूं पानी के। डोमेस्टिक के लिए कितना लगेगा, इंडस्ट्रियल के लिए कितना लगेगा, इंस्टीट्यूशन के लिए कितना लगेगा, वाटर फॉर पब्लिक यूज कितना लगता है, ठीक है, फायर डिमांड कितना लगता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाटर फॉर लॉसेज एंड थेफ्ट में कितना जाता है। ठीक है, तो यहां पर उसने वहीं से क्वेश्चन उठाया है, वाटर लॉसेज इन अ वाटर सप्लाई इज अज्यूम्ड एज। भैया अगर हम लॉसेज एंड थेफ्ट की बात करते हैं तो कितना पानी बर्बाद हो जाता है वहां पे? 15% ऑफ द टोटल डिमांड के वेस्ट होता है पानी। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो 15% ऑफ द टोटल डिमांड का पानी वेस्ट होता है किसमें? लॉसेज एंड थेफ्ट में। ओके, अ फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश इन वाटर इज बेनिफिशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इन चिल्ड्रन। नाउ भैया अगर डेंटल कैविटीज को या दांत को सड़ने से बचाना है, ठीक है, तो भैया पानी के अंदर फ्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए? तो ये आपने पढ़ा हुआ है कितना? 1 to 1.5 मिलीग्राम पर लीटर के
बीच में होना चाहिए फ्लोराइड कंटेंट, ठीक है। अगर 1 से कम होगा तो डेंटल कैविटीज से बचाएगा, ठीक है। 1.5 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर देगा आपका भैया, मोटलिंग ऑफ टीथ करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो भैया हमारे लिए जो वर्किंग रेंज है किसकी, फ्लोराइड के हमारे पानी के अंदर, वो 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर की है। आइए चेक करते हैं कौन सा इसमें सूटेबल बैठता है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी सूटेबल बैठ रहा है, 0.7 to 1.2 ppm, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ होता क्या है ना, जीपीएससी वगैरह के पेपर में, जैसे जीपीएससी हो गया, अदर स्टेट के पीएससी हो गए, एसएससी हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ना एग्जैक्ट ऑप्शन हमको दिखाई नहीं देता, तो क्लोजेस्ट वन देखना पड़ता है कि भैया सबसे क्लोजेस्ट वन कौन सा सही बैठ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सबसे क्लोजेस्ट बैठ रहा था, इसीलिए मैंने उसको सही कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा घबराने का नहीं कि भैया 1 से 1.5 नहीं दिखा तब भी मुकेश सर इसको टिक करके चले गए, नहीं। मुकेश सर ने आपको बताया है कि भैया अगर एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिखता है आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो क्लोजेस्ट वन ऑप्शन होगा उसको टिक करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट था, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है बेटा, calculate amount of oxygen required for reacting with 2 moles of ammonium ions for converting to nitrate ions। बोलता क्या है भैया, 2 मोल्स का अमोनियम आयन था, कन्वर्ट करना है नाइट्रेट आयन में, तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा ये आप बता दीजिए, ठीक है। अगेन मोल से मांगा, सिंपल क्वेश्चन है, मोल्स के कैलकुलेशन में कभी दिक्कत जानी ही नहीं है। दिक्कत कब जाती है, जब वो आपसे आंसर मांग ले इन द टर्म्स ऑफ मिलीग्राम और ग्राम के टर्म्स में मांग ले, तो मोल्स तो बहुत इजी होता है। आइए देखते हैं कैसे। 2 मोल्स ऑफ अमोनियम आयन दिए थे, जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रेट प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो यहां पर अगर 2 मोल ऑफ अमोनियम आयन है आपके पास, तो कितना मोल ऑक्सीजन लगा, 4 मोल का ऑक्सीजन लगता है आपको। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको लगेगा ही लगेगा, ओके। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, बोलता है द मेजर्ड पीएच वैल्यू ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाटर at a water treatment plant are 7.3 and 8.5 respectively। यानी जो इनकमिंग वाटर था एक ट्रीटमेंट प्लांट में और जो आउटगोइंग वाटर था वहां पे पीएच जो था आपका 7.3 एंड 8.5 था पानी का, ठीक है। नाउ क्या बोलता है, व्हाट इज द एवरेज पीएच ऑफ वाटर, एवरेज पीएच मांगता है आपसे उस पानी का, अज्यूमिंग लीनियर वेरिएशन ऑफ पीएच विद टाइम। आपको जो पीएच का वेरिएशन करवाना है वो लीनियर करवाना है वहां पे, ठीक है। अगर लीनियर वेरिएशन करवाना है तो क्या कर दें भैया, सीधा कर दें 7.3 प्लस 8.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए सीधा लीनियर वेरिएशन और काम खत्म, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। कर मत देना, ये कर मत देना बेटा, पाप है, पाप बहुत बड़ा बड़ा पाप है ना, ठीक है। ऐसा कर मत देना। क्यों नहीं करना भैया, क्योंकि पीएच का वेरिएशन कभी भी आप डायरेक्टली देख ही नहीं सकते। पीएच किस पे डिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव पे डिपेंडेंट होता है। किस पे होता है बेटा, पीएच जो होता है ये डिपेंडेंट होता है माइनस लॉग विथ बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन पे डिपेंडेंट होता है। तो आप पीएच को डायरेक्टली एवरेज कर ही नहीं सकते, लॉग स्केल इन्वॉल्व है। करना क्या पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। तो भैया इनकमिंग वाटर का पीएच कितना था, 7.3 था, तो 7.3 एक बार हो गया और एक बार 8.5 हो गया आउटगोइंग वाटर का। माइनस लॉग विथ बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ इनकमिंग वाटर and minus log with base 10 concentration of H positive ion of outgoing water, okay, incoming and outgoing। now अगर यहां चेक करें तो concentration of H positive ion of incoming water जो निकलता है this will be equals to 10 to the power minus 7.3 moles per liter, okay। और यहां से आएगा हमारे पास concentration of H positive ion of outgoing water is equals to 10 to the power minus 8.5 moles per liter। Now अब आपके पास इनकमिंग और आउटगोइंग वाटर का कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आ गया है। अब अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकलेगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एवरेज निकालना है आपको, तो दोनों का एवरेज कर दीजिए। कितना, 10 टू द पावर माइनस 7.3 प्लस 10 टू द पावर माइनस 8.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, इसको कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। This will be equals to what, 5.3281 into 10 to the power minus 8 moles per liter, okay। now अब आपको निकालना था क्या भैया, पीएच एवरेज निकालना है आपको। एवरेज पीएच निकालना है तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग विथ बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन किसका, एवरेज वाले का।
रख दो उठा के एवरेज वाले को, माइनस लॉग विद बेस 10 कंसेंट्रेशन कितना 5.3281 इंटू 10 टू द पावर -8 मोल्स पर लीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 7.57, दैट इज द एवरेज पीएच ऑफ वाटर सैंपल। तो आपको ना डायरेक्टली भैया एवरेज नहीं कर देना 7.3 प्लस 8.5 डिवाइड बाय 2, वो करना ही नहीं, वो तो पाप है। पूरा का पूरा इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, आपको आखिरी में पीएच एवरेज मिलेगा 7.57 के आसपास। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 7.57। ओके, नाउ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से। ठीक है, क्या बोलता है? अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख with an average rate of demand of 160 लीटर पर हेड पर डे। यानी एक दिन में एक बंदा जो पानी को इस्तेमाल कर रहा है वो कितना कर रहा है? 160 लीटर का पानी इस्तेमाल कर रहा है। और टोटल बंदे कितने उस सिटी में? 1 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? टोटल एवरेज वाटर डिमांड मिल जाएगा हमको। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ फिल्टर्स रिक्वायर्ड इफ द साइज ऑफ ईच फिल्टर इज 9 मीटर इंटू 5 मीटर। यानी एक पूरे फिल्टर का जो एरिया हमको देता है वो देता है 9 मीटर इंटू 5 मीटर का, यानी 45 मीटर स्क्वायर का हमारे पास फिल्टर है। ओके, नाउ क्या बोलता है? अज्यूमिंग द एवरेज फिल्ट्रेशन रेट ऑफ 4500 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर एक घंटे में 1 मीटर स्क्वायर आप पानी को डाल रहे हो तो कितना लीटर फिल्टर कर देगा? 4500 लीटर्स को पानी को फिल्टर कर जाएगा। तो ये बताइए भैया क्या मांग रहा है? यहां से एक्चुअल नंबर ऑफ फिल्टर मांगता है। सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग आरसीसी में करते हैं। क्या करते हैं आरसीसी में? हमें टोटल सरफेस एरिया एएसटी मिल जाता है। अगर हमको नंबर ऑफ बार्स निकालना तो हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हम लोग करते हैं भैया टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील ऑफ 1 बार। यहां से हमें नंबर ऑफ बार्स मिल जाते हैं। बस यही काम करना है हमको हमारे नंबर ऑफ फिल्टर के केस में। हमारे पास टोटल फिल्टर का एरिया आ जाएगा, एक फिल्टर का एरिया 45 मीटर स्क्वायर दिया हुआ उसने, डिवाइड कर देंगे, काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा अगर यहां से हम देखते हैं कि मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज कितना होता है, तो 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड होता है। ठीक है, नाउ 1.8 तो एज इट इज रह गया। अब एक दिन में एक बंदा कितना पानी एवरेज इस्तेमाल करता है? 160 लीटर का। और टोटल लोग कितने थे भैया? 1 लाख लोग। तो यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कितना? 160 लीटर पर कैपिटा पर डे इनटू व्हाट? कितना भैया? कितने लोग थे? 1 लाख लोग थे। ठीक है, 1 लाख लोग थे। जब आप इसको पूरा का पूरा काट दोगे, कैपिटा से कैपिटा गया तो कितना लीटर पानी एक दिन में जा रहा होगा भैया? टोटल जा रहा होगा 28.8 मिलियन लीटर पानी एक दिन में जा रहा है। 28.8 mld ऑफ वाटर। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि सर ये तो 28.8 mld पूरा पानी फ्लो कर रहा है वहां से। नाउ अब हमें निकालना है एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड। नाउ एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड कैसे निकाला जाएगा भैया? हमारे पास 28.8 mld का पानी है। ठीक है, एक काम करते हैं इसका यूनिट कन्वर्ट करते हैं। 28.8 mld को लीटर पर डे में कन्वर्ट करते हैं और एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर से कितना पानी जा रहा है वो निकाल लेते हैं। तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 4500 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर जा रहा है। 4500 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर जा रहा है, तो हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमको पता चल गया भैया लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर कितना जाता है। लीटर पर डे से लीटर पर डे गया, आंसर आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए कितना आता है। दिस विल बी इक्वल टू 266.67 मीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया ऑफ द फिल्टर आ गया। अब नंबर ऑफ फिल्टर निकालने हैं हमको। नंबर ऑफ फिल्टर तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा 266.67 मीटर स्क्वायर और एक फिल्टर का एरिया हमको दिया हुआ है 45 मीटर स्क्वायर का। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया। नंबर ऑफ फिल्टर कितने आते हैं बताइए जरा। दिस विल बी इक्वल्स टू 5.92 फिल्टर और इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 6 फिल्टर हमको लगेंगे, 6 फिल्टर हमको लगेंगे। ठीक है, देखिए आंसर 1 2 4 5 सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 5 ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ कई बार बच्चा क्या करता है, इसको 1.5 मल्टीप्लाई करेगा यहां से और सॉल्व करता हुआ आ जाएगा और यहां पे 5 फिल्टर भी मिल जाते हैं। बट वो गलत तरीका है, क्योंकि मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू हमेशा होता है 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड।
1.5 कब लगता है? जब आपको निकालना होता है भैया मैक्सिमम आवरली डिमांड निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड के टर्म्स में, तो कितना आ जाता है वो आता है आपका 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड, और जब आप 1.5 को 1.8 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो निकल के आता है 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे 1.8 का ही फैक्टर यूज होगा, जो भी बच्चे यहाँ पे 1.5 का फैक्टर यूज करेंगे वो गलती कर जाएंगे यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है अगला क्वेश्चन है बेटा, 25 ml सैंपल was diluted to 250 ml with odorless distilled water so that the odor of the sample no longer perceivable. What was the threshold odor number? टॉन मांगता है, टॉन TON मांगता है टॉन। ये क्या होता है भैया? टॉन क्या होता है? A प्लस B बाय A, यानी वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड वाटर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सैंपल। तो भैया वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड वाटर में क्या होगा? सैंपल वाटर प्लस डिस्टिल्ड वाटर, सैंपल वाटर प्लस डिस्टिल्ड वाटर मिला कितना बना? 250 ml बनता है, तो 250 ml तो ये हो गया। ठीक है, ओरिजिनल सैंपल वाटर कितना था? ऑर्डरफुल वाटर कितना था सैंपल का? 25 ml का था, 25 ml। तो भैया 25 से 25 गया, 10 आ गया थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। कितना आ गया? टॉन 10 आ गया। तो ABCD में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज टॉन इक्वल्स टू 10। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेस कॉमनली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। अब कौन कौन से ट्रीटमेंट यूनिट दिए हुए हैं? रैपिड मिक्सिंग दिया हुआ है, फ्लोक्यूलेशन दिया हुआ है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन एंड रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन दिया हुआ है। बोलता है द ऑर्डर ऑफ दीज यूनिट प्रोसेसेस फर्स्ट टू लास्ट इन कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज, यानी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लांट होता है तो वहां पे आप इनको कैसे सेट करोगे? तो देखो आपको पता है, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है बेटा हमारा? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारा क्या? स्क्रीनिंग, हाँ या ना? अब जैसी स्क्रीनिंग खत्म होती है, अगर पानी बहुत ज्यादा गंदा है तो यहीं पे कर देते हैं एरेशन उसका, अगर पानी कम गंदा है तो लास्ट सेकंड प्रोसेस होता है एरेशन। अब जैसे एरेशन हो गया, एरेशन के बाद क्या करते हैं हम लोग? एरेशन के बाद हम लोग करेंगे प्राइमरी सेडिमेंटेशन। क्या करेंगे हम लोग? प्राइमरी सेडिमेंटेशन PS। जैसे भैया प्राइमरी सेडिमेंटेशन हो गया, अब क्या करेंगे? कोएगुलेशन विद फ्लोक्यूलेशन करना पड़ेगा ना, रैपिड मिक्सिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। रैपिड मिक्सिंग के बाद फ्लोक्यूलेशन करना पड़ेगा। हमने क्या बोला भैया? रैपिड मिक्सिंग करिए और फिर कर दीजिए भैया फ्लोक्यूलेशन। अब जैसे ही फ्लॉक्स बने होंगे फ्लोक्यूलेशन टैंक में, क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो फ्लॉक्स सेटल डाउन करेंगे। कर दिए सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। जैसे सेडिमेंटेशन एडेड विद कोएगुलेशन फ्लोक्यूलेशन खत्म हुआ आपका, अब आपको करना पड़ेगा क्या? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए आपको आइदर स्लो सैंड फिल्टर या रैपिड सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या प्रेशर फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां दिया हुआ है रैपिड सैंड फिल्टर, तो इसको जोड़ देते हैं भैया, इसके बाद RSF। अब जैसे आपने रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन कर दिया, फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा? अब आएगा डिसइंफेक्शन यूनिट। डिसइंफेक्शन यूनिट किससे करते हैं भैया? हम लोग आइदर बॉइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट विद KMNO4 कर सकते हैं, ओजोन से ट्रीट कर सकते हैं भैया, ठीक है, बहुत सारे ट्रीटमेंट यूनिट्स है हमारे पास। बट हम लोग जो यूज करते हैं जनरली सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोसेस तो कौन सा होता है? क्लोरिनेशन। तो हम लोग बोलते हैं भैया इसका क्लोरिनेशन करेंगे, ठीक है, क्लोरिनेशन। और जैसी क्लोरिनेशन हो गया, अब क्या करते हैं? इसके बाद इसकी सॉफ्टनिंग की जाती है, सॉफ्टनिंग, ठीक है, बाय जियोलाइट प्रोसेस और बाय लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग? सॉफ्टनिंग करेंगे यहाँ पे। तो हमारे काम का कितना रहा? हमारे काम का यहां से यहां तक रहा भैया, क्या क्या? प्राइमरी सेडिमेंटेशन, फिर रैपिड मिक्सिंग, फ्लोक्यूलेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, रैपिड सैंड फिल्टर एंड क्लोरिनेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो मैंने तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ा दिया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बट आपके काम का था कहां से? प्राइमरी सेडिमेंटेशन से लेके क्लोरिनेशन तक आपके काम का था, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ यहां पे बोलता है भैया कि पहले वाले लिस्ट को दूसरे वाले लिस्ट से मैच करिए और सही कोड के हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है वो बता दीजिए। तो हमको पता है भैया ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ एलम कहां से निकाला जाता है? जार टेस्ट से निकालते हैं। तो भैया यहां पे आ गया A, ठीक है, A यहां पे आ गया। फिर आता है भैया जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, तो बच्चे से ही पूछ लोगे तो पता होगा कौन से बच्चे से, KG1 के बच्चे से किससे करते हैं भैया? जियोलाइट मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड। तो यहां पे आ गया B हमारा, ठीक। फिर बोलता है डिसॉल्व ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय, DO किससे डिटरमाइन करते हैं? विंकलर प्रोसेस से करते हैं। तो भैया यहां पे हमारे पास विंकलर प्रोसेस का C ये आ गया। एंड लास्ट वन, सीवेज ट्रीटमेंट इन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज अकम्प्लिश्ड बाय, किससे? अलगल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस से या अलगल बायल सिम्बायोसिस से, ठीक है। सिम्बायोसिस फोटोसिंथेसिस बात एक ही है। तो यहां पे आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है यहाँ पे? सबसे सटीक ऑप्शन जो बैठता है वो ऑप्शन बी है यहाँ पे, ठीक है। A के लिए 2, ठीक है, B के लिए 3, C के लिए 1 और D के लिए 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नाउ
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय। परमानेंट हार्डनेस किस चीज से आप रिमूव कर सकते हो? पहला ऑप्शन है लाइम सोडा प्रोसेस। डेफिनेटली लाइम सोडा प्रोसेस को यूज ही किया जाता है भाई, किसके लिए? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। बॉइलिंग, बॉइलिंग को यूज नहीं करते हम लोग, क्यों? बॉइलिंग को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कभी भी बॉइलिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं भैया परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस या बेस एक्सचेंज प्रोसेस को भी किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया? 1, 3 एंड 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। चलिए अब क्वेश्चन पूछता है बेटा आपसे, कैलकुलेट आर लॉग रिमूवल वैल्यू फॉर 99% रिमूवल। आपको आर लॉग रिमूवल वैल्यू निकालना है फॉर 99% रिमूवल के लिए। करते हैं सॉल्व। आइए, आर लॉग रिमूवल किसके बराबर होता है बेटा? दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग विथ बेस 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस NT अपॉन N0। NT क्या है भैया? कितनी किलिंग हुई है T टाइम तक, ठीक है? और N0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, ठीक है? नाउ आइए देखते हैं यहां पे जरा। माइनस लॉग विथ बेस 10 1 माइनस NT अपॉन N0। NT कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 99% दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 99%। NT की वैल्यू N0 इनिशियल परसेंट कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? हम 100% मानते हैं, तो 100% हो जाएगा ये, ठीक है? जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा माइनस लॉग विथ बेस 10 इन ब्रैकेट 0.01। जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 2, ठीक है? आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर लॉग रिमूवल कितना आ जाएगा आपका? आर लॉग रिमूवल आता है आपका 2 के बराबर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है बेटा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 2। नाउ कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि यार आर लॉग रिमूवल आ नहीं सकता, पर बिल्कुल आ सकता है आर लॉग रिमूवल। क्यों? क्योंकि बहुत इजी फॉर्मूला है, माइनस लॉग विथ बेस 10 1 माइनस NT अपॉन N0। बड़ा ही इजी फॉर्मूला है, ठीक है? चिक्स एंड वॉटसन से क्वेश्चन एक बार नहीं पूछे, पर आर लॉग रिमूवल से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर GPSC एग्जाम, कुछ अलग है, थोड़ा सा हटके है एग्जाम में, ठीक है? थोड़ा सा हटके टॉपिक है, पर मस्त क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रैप यूज्ड इन द प्लम्बिंग सिस्टम। हमने बहुत सारे टाइप के ट्रैप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। P ट्रैप पढ़ा है हमने Q ट्रैप पढ़ा हुआ है, ठीक है? हमने S ट्रैप पढ़ा हुआ है ऐसा, पर Z टाइप ट्रैप आज तक पढ़ा ही नहीं है हमने, ठीक है? तो भैया कौन सा ट्रैप नहीं होता है? तो Z टाइप ट्रैप हमारे प्लम्बिंग सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। क्या बोलता है? A water treatment plant of capacity 1 meter cube per second has filters of dimension 6 मीटर इंटू 10 मीटर। एक प्लांट होगा जिसकी कैपेसिटी है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की, और वहां पे जो फिल्टर है उसका एरिया दे दिया 6 मीटर बाई 10 मीटर, यानी 60 मीटर स्क्वायर का एरिया दे दिया। बोलता है लोडिंग रेट ऑफ द फिल्टर इज 120 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, यानी जो हम लोग पानी डाल रहे हैं यानी V0 जो है उसने दे दिया 120 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर का। ना बोलता है व्हेन 2 ऑफ द फिल्टर्स आर आउट ऑफ सर्विस, जब 2 फिल्टर्स बैक वॉशिंग के दौरान आउट ऑफ सर्विस थे, द लोडिंग रेट इन मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर इज, बोलता है तब लोडिंग रेट क्या रहा होगा। चलिए निकालते हैं इसको, आइए करते हैं सॉल्व। नाउ सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर निकालना है हमको। अगर सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर तो कैसे निकाला जाएगा? डिस्चार्ज अपॉन V0, क्योंकि हमको पता है V0 इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया होता है। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? डिस्चार्ज दिया हुआ 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का, और V0 किसमें दिया हुआ है हमको? V0 दिया हुआ है 120 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, यानी 120 मीटर पर डे का दे दिया हमको। कितना? 120 मीटर पर डे का। अब ऑप्शन ये बचता है, आइदर इसको सेकंड से डे में कन्वर्ट कर लो या इसको डे से सेकंड में कन्वर्ट कर लो, इच्छा आपकी है जिसमें कन्वर्ट करना है। मैंने बोला इस मीटर क्यूब परसेंट कन्वर्ट करते हैं मीटर पर डे में, कितना आ जाएगा? 86400 मीटर क्यूब पर डे अपॉन 120 मीटर पर डे। पर डे से पर डे गया, मीटर से मीटर गया, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ये 0 से ये 0 गया। सॉल्व कर लीजिए, 8640 अपॉन 12 कितना आता है? दिस विल बी इक्वल्स टू 720 मीटर स्क्वायर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर। नाउ नंबर ऑफ फिल्टर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमको उसने एक फिल्टर का एरिया दिया हो तो नंबर ऑफ फिल्टर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फिल्टर इक्वल्स टू व्हाट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ वन फिल्टर। कितना है वो? 60 मीटर स्क्वायर का, क्योंकि 6 मीटर इंटू 10 मीटर का हमें फिल्टर दिया हुआ है। तो भैया 60 मीटर स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, मीटर स्क्वायर गया 6 1 6 6 2 12, 12 फिल्टर्स आ गए हमारे पास, 12 फिल्टर आ गए। बट 12 में से
ऑपरेशनल कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 10 ऑपरेशनल थे, क्योंकि 2 तो बैक वॉशिंग के दौरान कहां पे थे? आउट ऑफ सर्विस थे। तो नंबर ऑफ फिल्टर्स विच आर इन ऑपरेशनल कंडीशन, नंबर ऑफ फिल्टर्स विच आर in operational condition is equals to 12 फिल्टर टोटल थे, उसमें 2 बैक वॉशिंग के दौरान थे, तो 10 ही फिल्टर हमारे पास बचेंगे। 10 फिल्टर्स आर लेफ्ट इन ऑपरेशनल कंडीशन। ओके, नाउ लोडिंग रेट निकालना है हमको V नॉट। तो हमारे पास कितना पानी जा रहा था भैया? 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का पानी जा रहा था। ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का पानी जा रहा था हमारे पास। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा भैया? 10 फिल्टर है और एक फिल्टर का 60 मीटर स्क्वायर का एरिया है। टोटल इतना मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। बट यार इसको मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर में आंसर मांगता है हमसे। कितना हो जाएगा? 86400 मीटर क्यूब पर डे, और यह आ जाएगा हमारे पास कितना? 60 मीटर स्क्वायर। ये गया। ठीक है, सॉल्व करिए। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। ठीक है, कितना आ जाएगा भैया? एक जीरो और आएगा यहाँ पे, क्योंकि 60 इंटू 10 600 होगा, तो 0 से 0 चला जाएगा। आंसर आएगा हमारे पास 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, या फिर मीटर पर डे भी आप बोल सकते हैं। वी नॉट आपके पास कितना आ जाएगा? 144 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। आपको यहाँ पे पहले नंबर ऑफ फिल्टर निकालने पड़ते, और ये यहाँ पे मेन था कि भैया 2 फिल्टर यहाँ पे आउट ऑफ ऑपरेशन थे। क्यों? क्योंकि उनकी बैक वॉशिंग चल रही थी। डन, आगे बढ़ते हैं। आइए नाउ, पूछता है भैया अगला क्वेश्चन में, मोस्ट कॉमनली यूज पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मेन्स इज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भैया? एक्सियल फ्लो पंप होगा, एक्सियल फ्लो पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप कब यूज करते हैं? जब हेड जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है। जब हेड बहुत ज्यादा है, हमें पानी को बहुत ऊपर तक सप्लाई करना पड़ता है, बहुत हाइट तक सप्लाई करना पड़ता है, तब सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर नॉर्मल हाइट है या थोड़ा कम हाइट पे अगर हमको पानी को फ्लो करवाना है, तो क्या करेंगे भैया? एक्सियल फ्लो पंप का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा हमसे कि by boiling water हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड इफ इट इज ड्यू टू। अगर बॉइलिंग कर रहे हैं तो कौन सा हार्डनेस रिमूव होगा? भैया हमें पता है टेम्पररी हार्डनेस ही रिमूव होता है बॉइलिंग से। अब टेम्पररी हार्डनेस होता किसकी वजह से? आइदर कार्बोनेट की वजह से होगा या फिर बाइकार्बोनेट की वजह से होगा। किसका? कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम का। ऑप्शन में ये सल्फेट है, हो नहीं सकता, ये सल्फेट है, हो नहीं सकता, नाइट्रेट है, हो नहीं सकता, एक ही बचा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की ही हार्डनेस को हम रिमूव कर पाते हैं बाय बॉइलिंग। अगर एग्जांपल के तौर पे देखना हो तो जरा देखिएगा ध्यान से। सपोज करो कैल्शियम की बाइकार्बोनेट हार्डनेस थी कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने क्या कर दिया? इसको बॉईल कर दिया। बॉईल किया तो आपको क्या मिल गया? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन कर गया कंटेनर में, और रिमेनिंग पानी बच गया हमारे पास H2O। ठीक है, तो भैया इस तरह से भी आपको दिखाई दे जाएगा कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट सेटल आउट हो जाएगा। जब बॉइलिंग करोगे तो कौन सा हार्डनेस रिमूव होता है? टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा बाइकार्बोनेट का। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव। नाउ जनरली एरेशन करते क्यों है भैया? ताकि ओडर को रिमूव किया जा सके पानी के अंदर से, क्योंकि जब पानी में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है स्टार्टिंग में ही, तब हमको एरेशन करना पड़ता है। एरेशन करने में क्या होता है? हम लोग ना फ्रेश एयर को अलाउ करते हैं पानी के अंदर मिक्स करने को। जैसे पानी के अंदर मिक्स होता है ऑक्सीडेशन करता है उस पानी का, और वहां से ओडर को रिमूव कर जाता है वो। तो जनरली हम लोग एरेशन करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ ओडर। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन इज डन। मतलब जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो सेडिमेंटेशन को कब करोगे आप? पहला है बिफोर फिल्ट्रेशन, ठीक है, दूसरा है आफ्टर फिल्ट्रेशन, साइमल्टेनियसली विद फिल्ट्रेशन या अलोंग विद क्लोरिनेशन। नहीं यार भाई, बिफोर फिल्ट्रेशन किया था। मैंने आपको पढ़ाया हुआ, अभी सीक्वेंस पढ़ा के आ रहा हूं मैं कि भैया सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहला होता है आपका स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद होगा आपका एरेशन, एरेशन के बाद होगा आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन आपका होगा क्या? ये बोल सकते हो कोएगुलेशन एडेड विद फ्लोक्युलेशन। फिर होगा आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, इसके बाद आएगा आपका फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद आएगा आपका क्या? डिसइंफेक्शन, इसके बाद आएगी सॉफ्टनिंग। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे हो कि भैया हम लोग ने
प्राइमरी सेडिमेंटेशन कब किया भैया? बिफोर फिल्ट्रेशन किया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता कि आफ्टर फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, फिल्ट्रेशन हो ही गया तो उसका फिर सेडिमेंटेशन करने का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। साइमल्टेनियसली विद फिल्ट्रेशन, दो प्रोसेस एक साथ कैसे कर सकते हैं पता ही नहीं भाई। अलॉन्ग विद क्लोरिनेशन, भाई क्लोरिनेशन तो और बात की स्टेप है, तो उसके साथ तो कर ही नहीं सकते आप, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ। देखो क्या बोलता है अगले क्वेश्चन में, लेक वाटर कंटेन्स फॉस्फेट आयन, यानी लेक वाटर के अंदर कौन सा आयन होगा? फॉस्फेट आयन होगा, PO4 होगा लेक वाटर के अंदर। बोलता है विच स्पीशीज वुड बी फॉर्म्ड इफ फेरिक आयन इन फॉर्म ऑफ फेरिक क्लोराइड, यानी अगर FeCl3 के फॉर्म में हम लोग डाल दें इसके अंदर, ठीक है, तो कौन सा आयन फॉर्म होगा? अब जहां तक मुझे समझ में आता है तो भैया फॉस्फेट ही फॉर्म होगा। किसका होगा? आयरन का फॉस्फेट बन जाएगा, दैट इज फेरिक फॉस्फेट। ऑप्शन सी बनना चाहिए। आइए देखते हैं इसको क्या बनता है। ये बनेगा FePO4 प्लस हाफ ऑफ क्लोरीन, ये बन के आएगा। यानी अगेन अगर हम लोग ने यहां से भी देखा तो क्या बना भैया? क्या बना यहां से? हमारा बन के आया फेरिक फॉस्फेट। सो ऑप्शन सी अगेन करेक्ट था। तो आप आइदर केमिकल रिएक्शन अगर नहीं भी याद है ना तो आप सीधा सीधा देखो यहां से कि भैया आपके पास फॉस्फेट था, पानी के अंदर PO4 था, आपने फेरिक क्लोराइड को रखा, तो फेरिक क्लोराइड यहां से क्या कर जाएगा? अपना फॉस्फेट बना जाएगा, फेरिक फॉस्फेट, और क्लोराइड ऐसे का ऐसे बच जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोलता था सैग इन द डिसॉल्व ऑक्सीजन कर्व रिजल्ट्स बिकॉज, जो सैग बनता है ना पूरा का पूरा डीओ सैग कर्व में, वो किसकी वजह से बनता है? चार ऑप्शन दिए। बोलता है सबसे पहले इट इज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द स्ट्रीम, इट इज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्ट्रीम, इट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ बोथ एडिशन एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्ट्रीम, द रेट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज लीनियर बट द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन लीनियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं। आइए देखिएगा, ये है हमारा डीओ सैग कर्व। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये हमारा डीओ सैग कर्व है, ठीक है। डीओ सैग कर्व इसको कहा जाता है। ये क्या बताता है भैया? जो हमारा डीऑक्सीजनेशन हुआ है, जैसे जैसे ऑक्सीजन हमारा कम होता गया है, और जिस रेट से हमारा रीऑक्सीजनेशन हुआ है, इन दोनों के अलजेब्रिक सम को ही कौन दर्शाता है? हमारा डीओ सैग कर्व दर्शाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठेगा यहाँ पे बेटा? इट इज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ बोथ एडिशन एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्ट्रीम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। ओके, टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट दी, भाई टेम्परेचर की वजह से क्या क्या होता है? देखो, क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इन सीवेज होती है क्या टेम्परेचर की वेरिएशन से? बिल्कुल होती है भैया। अगर आपने टेम्परेचर को वेरी किया तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला तो भैया है इस पे तो इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरा, विस्कोसिटी ऑफ सीवेज, डेफिनेटली जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो पानी का, विस्कोसिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ने ही वाला है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन सीवेज, जैसे जैसे आप पानी के टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा सीवेज के अंदर। तो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसीलिए मैंने कहा था 60 to 70% केसेस में ऑल ऑफ द ऑप्शंस जो होता है हमारा, या ऑल ऑफ द करेक्ट जो वाला ऑप्शन होता है हमारे पास, वो सही बैठता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है यार। अगले क्वेश्चन पूछता है बेटा, स्ट्रीम हैविंग वेटेड एरिया ऑफ 500 मीटर स्क्वायर एंड वेटेड पेरीमीटर ऑफ 150 मीटर, द हाइड्रोलिक मीन रेडियस इज। अब हमको पता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होता है? वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। वेटेड एरिया कितना है हमारे पास? 500 मीटर स्क्वायर का है, और वेटेड एरिया कितना है हमारे पास? 500 मीटर स्क्वायर का है, और वेटेड पेरीमीटर कितना है बेटा हमारे पास? कहाँ गया? 150 मीटर का है, ठीक है। ये मीटर से मीटर गया, ये जीरो से जीरो गया, 15 तिया 45, 3.33 के आसपास आएगा। 3.33 इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। सो द हाइड्रोलिक मीन रेडियस इन मीटर इज 3.33, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा, अ सर्टेन वेस्ट हैज अ BOD ऑफ 162 मिलीग्राम पर लीटर and its flow is 1000 meter cube per day. If the domestic sewage has a BOD of 80 gram per capita, then the population equivalent of the waste would be. Population equivalent मांगता है आपसे। Population equivalent अगर आपने कभी पढ़ा हो तो population equivalent किसके बराबर होता है बेटा? Population equivalent जो होता है ये होता है BOD 5 of industry produced in kg per day divided by BOD 5 of per capita पर डे। ओके, ये हमको निकालना होता है। देखिए यहाँ पे जो बीओडी निकल रही है 162 मिलीग्राम पर लीटर का निकल रही है, और टोटल फ्लो जो है हमारे सीवेज का वो कितना है वेस्ट वाटर का? 1000 मीटर क्यूब पर डे का है। तो हमें बीओडी 5 ऑफ द इंडस्ट्री मिल जाएगी। बीओडी 5 ऑफ इंडस्ट्री मिल सकती है या वेस्ट वाटर मिल सकता है, आइदर इंडस्ट्री या फिर वेस्ट वाटर का। कितना मिल जाएगा हमें? ये मिलेगा 162 मिलीग्राम पर लीटर, 162
मिलीग्राम पर लीटर इनटू कितना भैया, पॉपुलेशन कितनी थी, सॉरी डिस्चार्ज कितना था, 1000 मीटर क्यूब पर डे का था, तो 1000 मीटर क्यूब पर डे का डिस्चार्ज था। अच्छी बात है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए केजी पर डे में, तो 162 मिलीग्राम से केजी में 10⁻⁻6 केजी पर लीटर, और ये हो जाएगा भैया 1000 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है 10⁻³ लीटर पर डे। ये गया 10⁻6 से 10⁻6 गया, आंसर आएगा 162 केजी पर डे का हमारा वेस्ट। कितना BOD5 ऑफ वेस्ट मिला हमको, 162 केजी पर डे का। कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम में, तो 162 इंटू 10⁻³ ग्राम पर डे का हमको ये तो मिल गया। अब निकालना क्या, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालना है। सो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल BOD5 इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर डे अपॉन कितना था भैया BOD5 ऑफ पर कैपिटा पर डे का, 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे का था डोमेस्टिक सीवेज का। कितना आ जाएगा, 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ये ग्राम से ग्राम गया, डे से डे गया, सॉल्व करके बताइए कितना आता है आंसर। 2025 कैपिटा के बराबर आता है आपका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। कितना, 2025 के बराबर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, दैट इज 2025 कैपिटा पर डे का। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपसे, इफ द इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन and final dissolve oxygen after 5 days incubation at 20 degrees Celsius in 1% dilution sample are 5 milligram per liter and 4 milligram per liter। यानी आपको इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन दे दिया DO इनिशियल एंड DO फाइनल दे देता है आपको कितना, 5 and 4 मिलीग्राम पर लीटर। तो DO कंज्यूम कितना हो गया, 1 मिलीग्राम पर लीटर का। ना बोलता है व्हाट इज द 5 day BOD ऑफ द सेम सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर। तो सेम सैंपल का BOD मांगा है आपसे, तो BOD5 कितना होता है, BOD5 कितना होता है, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इनटू डाइल्यूशन रेशियो। नाउ DO इनिशियल आपको देख रखा हुआ है 5 मिलीग्राम पर लीटर का, DO फाइनल 4 मिलीग्राम पर लीटर का, डाइल्यूशन कितने का हुआ है, 1% का डाइल्यूशन हुआ है। कितना आ जाएगा भैया, 100 मिलीग्राम पर लीटर का आपका BOD5 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 100 मिलीग्राम पर लीटर का आपका BOD5 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया, ऑर्डर 4 सॉल्यूशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर BOD वैल्यूज। यानी 4 सॉल्यूशंस को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर BOD वैल्यूज के फॉर्म में सेट करना है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, सबसे कम जो BOD होती है वो बॉटल्ड वाटर की होती है क्योंकि वो मिनरल वाटर होता है। उसके बाद जो उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी वो टैप वाटर, क्योंकि जो नल से पानी आ रहा है आपके पास, उससे थोड़ी सी ज्यादा रिवर वाटर में, और सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, इंडस्ट्रियल वाटर की BOD रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर ही इंडस्ट्रियल वाटर होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा, सेप्टिक टैंक इज अ, सेप्टिक टैंक कैसा होता है, क्या वो एक सेटलिंग टैंक होता है, डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे आपका पूरा पूरा सॉलिड सेटल डाउन करता है। क्या वो एक डाइजेशन टैंक होता है, बिल्कुल, वहां पे जितना भी आपका सीवेज होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है, उसको एनाएरोबिकली डिकम्पोज किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, तो डाइजेशन टैंक भी हुआ वो। क्या वो एरेशन टैंक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो आपका सेप्टिक टैंक होता है वो पूरा का पूरा कवर्ड होता है, उसके अंदर हम एयर की सप्लाई देते ही नहीं है। तो भैया सिर्फ ए एंड बी करेक्ट था, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज ए एंड बी ओनली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, अ ग्रिड चैम्बर ऑफ डायमेंशन 12 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 0.8 मीटर लिक्विड डेप्थ हैज अ फ्लो ऑफ 720 मीटर क्यूब पर आवर। यानी फ्लो भी दे दिया आपको, यानी डिस्चार्ज दे दिया है आपको। द सरफेस लोडिंग रेट एंड डिटेंशन टाइम ऑफ द ग्रिड चैम्बर वुड बी रिस्पेक्टिवली। आपसे क्या मांगता है भैया, एक तो मांगता है क्या कि भैया इसका सरफेस लोडिंग रेट बता दो, ना V0 बता दो, दूसरा डिटेंशन टाइम TD मांगता है आपसे। ठीक है, निकाल देते हैं, आइए बाएं हाथ तक खेल है। V0 क्या होता है बेटा, V0 होता है डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना, लेंथ इनटू विड्थ। क्या डिस्चार्ज दिया हुआ है कि इसने हमको, बिल्कुल दिया हुआ है, कितना, 720 मीटर क्यूब पर आवर का, और लेंथ एंड विड्थ कितनी, 12 और 1.5 मीटर की। तो यहां रखेंगे 720 मीटर क्यूब पर आवर, और लेंथ कितनी थी, 12 मीटर इंटू 1.5 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ V0। पर क्या इसने आपसे आंसर सेम यूनिट में मांगा है क्या, देखिए बोलता है 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है मुझे अभी तक तो, कि भैया ये ऑप्शन तो हमारा सेम है यहाँ पे।
पर यहाँ पे हमको डिटेंशन टाइम को भी चेक करना पड़ेगा कि भैया क्या ये 12 मिनट सही है क्या, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और भी ऑप्शंस है, तो हमारे पास और यूनिट कौन सी, लीटर पर मीटर स्क्वायर में भी है। ठीक है, तो इसको निकाल के देख लेते हैं। तो ये लीटर पर मीटर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का यूनिट तो है ही नहीं। एक ये दिख रहा है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, मैंने कहा इसको चेक कर लेते हैं, आ जाओ। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं कितना हो जाएगा भैया, 40 × 10⁻³ लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। कितना बनता है ये बन जाएगा 40,000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया V0। तो भैया एक चीज तो समझ में आएगी भैया, इन टर्म्स ऑफ लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर कितना आ रहा है, 40,000 आएगा। ओके, चेक करते हैं क्या ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन डी भी सही हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब मेन बात आती है भैया टाइम की, कि 12 मिनट आ रहा है कि 1.2 मिनट आ रहा है, इसको और चेक कर लें। कैसे निकाल सकते हैं टाइम, डिटेंशन टाइम टीडी निकालने का तरीका है भैया वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज। ठीक है, वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम हमारे पास है 12 × 1.5 × 0.8 का, 12 × 1.5 × 0.8 मीटर क्यूब का हमारे पास वॉल्यूम है। डिस्चार्ज कितना है बेटा हमारे पास, डिस्चार्ज है 720 मीटर क्यूब पर आवर का, 720 मीटर क्यूब पर आवर का। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर से ये गया, मीटर पर आवर में आंसर आ रहा है। टाइम किसमें चाहिए हमको, सॉरी ये मीटर क्यूब पर आवर था, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया। ठीक है, हमारे पास आंसर आ रहा है आवर्स में। ठीक है, यूनिट किसमें चाहिए हमको, मिनट्स में चाहिए। कर लेते हैं सॉल्व, इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये आएगा आपका 0.02 आवर्स। ठीक है, अब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे आप, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 60 को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.02 से, तो कितने आ जाएगा भैया आपका, ये आ जाएगा आपका आई थिंक दैट 1.2 मिनट, 1.2 मिनट्स आपका डिटेंशन टाइम आ जाएगा। टीडी की वैल्यू, टीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1.2 मिनट्स आ जाएगी आपकी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है भैया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट था यहाँ पे, 40,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर एंड 1.2 मिनट। तो कभी भी पहले ऑप्शन को देख के आंसर टिक मत करिएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले फुर्सत में हमें भी सी ही सही लगा था, बट जैसे हमने डिटेंशन टाइम चेक किया तो ये गलत हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोलता है द सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी रिकमेंडेड फॉर इंडियन कंडीशंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेटलिंग डाउन सीवेज एट द बॉटम और ऑन द साइड्स ऑफ अ लार्ज सीवर इज। बोलता है भैया आप सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी बताइए जो कि आपको रिकमेंड करता है कौन, इंडियन कोर्ट, ताकि आपका जितना भी सीवेज हो ना तो एकदम बॉटम पे सेटल डाउन हो पाए, ना साइड पे रुक पाए आके सीवर के। ठीक है, तो हमने कहा भैया कितना होगा ये, एज पर आईएस कोड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड चाहिए होती है एट डिजाइन पीक फ्लो पे, एंड 0.6 मीटर पर सेकंड चाहिए होती है एट करंट पीक फ्लो पे। ठीक है, इन अ सैनिटरी सीवर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, नियरली 0.8 के आसपास दिखता है, सी ऑप्शन 0.75। सो 0.75 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है बल्किंग स्लज रेफर्स टू हैविंग। बल्किंग ऑफ स्लज होता कब है, देखो बल्किंग ऑफ स्लज का फिनोमेना क्या है, जब हमारा बैक्टीरिया खाने की जगह पे या ऑर्गेनिक मैटर को खाने की जगह पे, डिकम्पोज करने की जगह पे उस पर फ्लरिश करना शुरू कर दे, तो इसको कह जाते हैं हम लोग क्या, बल्किंग ऑफ स्लज। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो आपको क्लोरिनेशन करना पड़ता है ताकि ये पूरा का पूरा बल्किंग ऑफ स्लज का फिनोमेना खत्म हो जाए। ठीक है, होता क्या, अगर बल्किंग ऑफ स्लज आपके एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में हो गया तो दिक्कत क्या होगी, आपने बैक्टीरिया को वहां पे रखा था क्यों, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। अब जैसे ऑर्गेनिक मैटर को बचाना शुरू कर देंगे बैक्टीरिया, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर वहां पे डिकम्पोज हो नहीं पाएगा और हमारा एएसपी को बनाने का पूरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बल्किंग ऑफ स्लज हम चाहते नहीं है एएसपी के अंदर। कब होता है ये बल्किंग ऑफ स्लज का फिनोमेना, जब F/m का रेशियो कम होता है 0.3 से। ठीक है, जब 0.3 से कम होगा F/m का रेशियो तो बल्किंग ऑफ स्लज होना शुरू हो जाएगा, यानी जब F/m लेस देन 0.3 पर डे का चलेगा तो भैया आपका बल्किंग ऑफ स्लज होना तय है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा द डिटेंशन पीरियड यूजुअली अडॉप्टेड इन ग्रिड चैम्बर इज। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है भैया, हम लोग ना बड़े बड़े टाइप के ग्रिड्स का रिमूवल करते हैं ग्रिड चैम्बर में। ठीक है, कहाँ लगाया जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में लगाते हैं स्टार्टिंग में हम लोग। तो बोलता है ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन पीरियड बताइए कितना होता है, 40 से 60 सेकंड का होता है ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन पीरियड। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्टली मैच होता है, तो 40 से 60 सेकंड की रेंज में 60 सेकंड आ रहा है हमारा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दैट इज 60 सेकंड्स। ओके,
नाउ अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछता है बेटा, वो क्या पूछता है, व्हाट इज द फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो इन एन एरेशन टैंक हैविंग फॉलोइंग डेटा। क्या क्या डेटा देगा बेटा आपको, फ्लो देगा 1 ml का, एमएलएसएस कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है 2000 मिलीग्राम पर लीटर का, इन्फ्लुएंट बीओडी दे रहा है आपको 200 मिलीग्राम पर लीटर का, एंड वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक दे रहा है कितना 500 मीटर क्यूब का। बोलता है एफ बाय एम रेशियो निकालिए। एफ बाय एम किसके बराबर होता है बेटा, अगर हम एफ बाय एम की बात करते हैं तो फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो किसके बराबर होगा, उसको देखते हैं थोड़ा सा। ये होता है बेटा बराबर Q इंटू वाई नॉट अपॉन xt इंटू वी, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। Q क्या है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कितना देता है हमको 1 mld का, तो भैया 1 इंटू 10⁶ लीटर पर डे का डिस्चार्ज हो गया। इन्फ्लुएंट बीओडी कितनी देता है हमको, इन्फ्लुएंट बीओडी हमको दे रहा है कितनी 200 मिलीग्राम पर लीटर की, तो यहां रख दिया भैया कितना 200 मिलीग्राम पर लीटर का हमने इन्फ्लुएंट बीओडी रख दिया। XT कंसेंट्रेशन ऑफ एमएलएसएस कितना देता है हमको, कंसेंट्रेशन ऑफ एमएलएसएस दे रहा है 2000 मिलीग्राम पर लीटर का, तो यहां रख दिया हमने 2000 मिलीग्राम पर लीटर का, ये मिलीग्राम पर लीटर से मिलीग्राम पर लीटर गया। वॉल्यूम कितना देता है हमको, वॉल्यूम देता है हमको टैंक का 500 मीटर क्यूब का, 500 मीटर क्यूब का देता है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻³ लीटर। लीटर से लीटर गया, आंसर आएगा पर डे में। सॉल्व करिए इसको, यू विल गेट द ऑप्शन एज 0.2 पर डे, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ बाय एम। एफ बाय एम रेशियो जो यहां से आता है वो आएगा 0.2 पर डे का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है बेटा यहां से, एफ बाय एम की वैल्यू कितनी हो गई 0.2 पर डे, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन कहां से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। क्या, रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल रेफर्स टू। ठीक है भैया, जितना भी फ्यूल हम लोग कहां से निकाल रहे हैं, रिफ्यूज से निकाल पा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सेग्रीगेटेड हाई कैलोरीफिक फ्रैक्शन ऑफ प्रोसेस्ड एमएसडब्ल्यू, क्या ये कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है सेग्रीगेटेड लो कैलोरीफिक फ्रैक्शन ऑफ प्रोसेस्ड एमएसडब्ल्यू, या फिर अनसेग्रीगेटेड प्रोसेस्ड एमएसडब्ल्यू, या फिर अनसेग्रीगेटेड अनप्रोसेस्ड एमएसडब्ल्यू। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिफ्यूज कंसिस्ट ऑफ वेस्ट आइटम ऑफ सेवरल टाइप्स, ये हम पढ़ चुके हैं भैया। जो रिफ्यूज होते हैं वो क्या होता है भैया, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं उन सबका कलेक्शन होता है रिफ्यूज। नाउ to use the refuse as a fuel, segregated particles with high calorific values are to be used, यानी ऐसे पार्टिकल जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होगी उनको कलेक्ट करेंगे और उनको कलेक्ट करके एक रिफ्यूज बनाया जाएगा, वहां से जो फ्यूल हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज सेग्रीगेटेड पार्टिकल विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ना ट्रिकी था, आपके दिमाग से खेलने वाला क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा ट्रिकी था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल, यानी अगर प्लास्टिक और रबर वेस्ट डिस्पोजल करना है आपको तो कौन सा तरीका अच्छा है। देखो, इंसिनरेशन आप कर नहीं सकते क्योंकि आप अगर प्लास्टिक इनको जलाते हो तो भैया बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, कंपोस्टिंग और सैनिटरी लैंड फिलिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों के दोनों भैया डिकम्पोज होते नहीं है। ठीक है, तो करोगे क्या, आप करोगे इसका पायरोलिसिस। ठीक है, पायरोलिसिस कर दोगे आप इसका, और यही एक अकेला टेक्निक है जिसके थ्रू आप प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट का डिस्पोजल कर सकते हैं। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो पूछता है बेटा, पूछता है इंडियन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर इंसिनरेशन ड्यू टू। क्या होता है भैया, इंडियन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है, जो हमारे इंडिया में एमएसडब्ल्यू निकलता है, उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उसको इंसिनरेट कर ही नहीं पाते, उसको हम हाई टेम्परेचर पे आग से जला ही नहीं पाते, उसको धुआं बना के एटमॉस्फेयर में उड़ा नहीं पाते, उसके जो अनबर्न्ड पार्टिकल है उसको एशेस बना के हम नीचे कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहां पे क्यों नहीं कर पा रहे हम ये सब, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर वो ड्राई वेस्ट होता तो उसका इंसिनरेशन आसानी से हो जाता, बट मॉइस्चर इतना ज्यादा है जिसकी वजह से हम उसका इंसिनरेशन कर ही नहीं पाते। सो यही कारण है जिसकी वजह से हम उसका इंसिनरेशन नहीं कर पा रहे, हाई मॉइस्चर कंटेंट। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछता है बेटा, फ्रॉम द एयर पॉल्यूशन, क्या बोलता है, एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर सेटिस्फैक्टरी कंडीशन इज इन द रेंज ऑफ। एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछता है ना, थोड़ा सा AQI के बारे में बात करते हैं। ये हमारा AQI है और ये एयर पॉल्यूशन लेवल है। अगर हमारा 0 से 50 के बीच में तो हेल्दी कंडीशन है, 51 से 100 के बीच में सेटिस्फैक्टरी है, 101 से 150 के बीच में तो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स हो जाएगा,
151 से 200 के बीच में तो अनहेल्दी, 201 से 300 के बीच में तो वेरी अनहेल्दी, और 300 प्लस हो जाएगा तो हैजार्डस हो जाता है। हमसे सेटिस्फैक्टरी के लिए पूछा गया तो कहां से कहां तक लाई करेगा, 51 से 100 के बीच में लाई करता है। सो 51 to 100 कहां है भैया, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, दैट इज 51 to 100। ओके, लाओ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है बेटा, वो बोलता है लिस्ट 1 में जो जो चीजें दी हुई हैं उसको लिस्ट 2 से मैच करिए और करेक्ट कोड बता दीजिए। ठीक है, आइए करके देखते हैं। सबसे पहले बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा भैया, केमिकल रिएक्शन विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, ऑप्शन 2 करेक्ट है इसके लिए। फिर अगला है बेटा पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर के लिए क्या सही है भैया, यहां पे ड्यूरिंग विंटर सीजन के समय पे क्या होता है, जितने पर्टिकुलर मैटर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं ना, वो क्या करते हैं भैया, वो हमारा विजिबिलिटी को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाते हैं। तो रिडक्शन इन विजिबिलिटी करते हैं कौन, पर्टिकुलेट मैटर। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट है, किसके लिए, पर्टिकुलेट मैटर के लिए। अगला है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फॉर लिविंग बींग्स करता है, यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है तो। और हमें पता है भैया नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है सेकंड मोस्ट अबंडेंट हमारा एयर पॉल्यूटेंट है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम टाइप की। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट करेक्ट हुआ। नाउ बचा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट ऑप्शन कौन सा भी है, 2314, ऑप्शन ए इज करेक्ट 2314 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछता है क्या पूछता है, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल इन डेसिबल फॉर ऑडिटोरियम इज। ऑडिटोरियम के लिए एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल कितना है डेसिबल के फॉर्म में। एक टेबल है जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, कुछ और केसेस के लिए भी आपको वहां से वैल्यू मिलेगी, जैसे कि अगर रेडियो एंड टीवी स्टेशन के लिए देख रहे हो तो 25 से 35 डेसिबल के बीच में होना चाहिए। म्यूजिक रूम के लिए देख रहे हो तो 30 से 35 डेसिबल। अगर आप हॉस्पिटल, क्लासरूम, ऑडिटोरियम के लिए देख रहे हो तो 35 से 45 डेसिबल। सिमिलरली लार्ज पब्लिक ऑफिस या बैंक्स वगैरह के लिए 45 से 50 डेसिबल। एंड द लास्ट वन इज रेस्टोरेंट के लिए 50 से 55 डेसिबल। हमारे लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन था, 35 से 45 डेसिबल का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देख लेते हैं भैया। ऑप्शन सी करेक्ट है, 35 से 40 डेसिबल। ठीक है, मैंने कहा था कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू मैच नहीं करती, पर जो क्लोजेस्ट वन होती है वो 35 से 40 डेसिबल की थी, इसलिए इसको टिक किया हमने। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा, व्हेन इज अ फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म्ड। ठीक है, कब फोटोकेमिकल स्मॉग बनेगा। ठीक है, पहला है भैया एयर स्टैग्नेशन, अगर एयर के पार्टिकल्स रुक जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन, भैया एटमॉस्फेयर में कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन बढ़ जाए तो होगा क्या, हाँ, तो इन दोनों की वजह से ही हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ अगर आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का सीरीज पसंद आ रहा है तो करना क्या है भैया, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, बेल बटन को हिट कर दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको मिले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आए और आप उसको यूज कर पाएं और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएं इफेक्टिवली। तो आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पर सारे के सारे वीडियोस को देखते जाना। क्यों, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अक्यूमुलेटेड क्वेश्चन हैं जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके क्लास 2 के पेपर के लिए। ठीक है, तो आराम से पढ़िए। ठीक है, आराम से इसको पूरे वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना और जितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके आने की संभावनाएं हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।